Okay, Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. So in today's class, I will explain you one complete chapter, and this is for AS Economics, and the unit is unit number 6, International Aspects, and chapter number is 28. Exchange rate is the name of the topic or chapter. Okay, so at the end of this chapter, you will be able to solve this question as well as all of the similar type of questions. So question is, with the help of a diagram, explain the likely causes of depreciation of floating exchange rate and consider whether such depreciation is always beneficial to an economy. So at the end of this class, I will explain you this question as well, और इसका आंसर क्या होना चाहिए. And I believe that after the completion of this chapter, you will be automatically able to solve this question, inshallah. Okay, so first of all, we will define what exchange rate is. So exchange rate is the price of a currency in terms of another currency. I'm using ER for exchange rate. So it is the price of a currency in terms of another currency. For example, $1 is equal to 280 Pak rupees. So this is exchange rate of dollar in Pak rupees against Pak rupees. इसका मतलब ये होता है कि $1 जो है वो 280 पाक रुपीज़ को परचेज़ कर सकते हैं. तो फिर ₹1 की क्या वैल्यू होगी? 1 rupee विल बी इक्वल टू 1/280. ठीक है, सो ये आपके पास 1 rupee की वैल्यू आ जाएगी. ये कैसे सेट होता है कि एक्सचेंज रेट कितना होना चाहिए, $1 कितने रुपीज़ का होना चाहिए? इसके लिए मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं, लेकिन आपके एएस के सिलेबस में हमारे पास सिर्फ एक ही सिस्टम होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इज़ सेट थ्रू द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी. जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी मीट करेंगे, वहाँ पे एक्सचेंज रेट सेट हो जाता है. इसका आपको ग्राफ बनाना होता है, एंड ग्राफ लुक्स लाइक दिस. सो वी हैव क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स ऑन एक्स and we have exchange rate on y, where we will look into exchange rate of dollar against Pak rupees. So demand for dollar का ग्राफ उसी तरह नॉर्मल डिमांड की तरह नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, सप्लाई एज पॉजिटिवली स्लोप्ड, और जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करेंगे दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हमारे पास ये आ जाएगा. लेट्स से कि $1 कैन परचेज 280 Pak rupees एंड क्वान्टिटी क्यू विल बी परचेज्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट. सो ये इस ग्राफ के हिसाब से $1 280 रुपीज़ का है, और दिस इज़ हाउ एक्सचेंज रेट इज़ सेट थ्रू फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज़ व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डेप्रिशिएशन एंड एप्रिशिएशन ऑफ करेंसी. देखिए, डेप्रिशिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी. सो अगर किसी भी करेंसी की वैल्यू फॉल करे दूसरी करेंसी की अगेंस्ट, तो इसको हम नाम देते हैं डेप्रिशिएशन का. तो पूरी डेफिनेशन आप लिख लें. डेप्रिशिएशन रिफर्स टू द फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी थ्रू फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. इसकी दो मेन कॉजेज होती हैं डेप्रिशिएशन की. द वन इज़ डिक्रीज इन डिमांड फॉर द करेंसी. लेट्स से जैसे हम यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट डॉलर्स, सो डिक्रीज इन डिमांड ऑफ डॉलर की हम बात कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ डॉलर्स, एक रीज़न ये हो सकती है, और दूसरी रीज़न होती है इंक्रीज इन सप्लाई. तो दोनों का हम ग्राफ बना के देख लेंगे. ऑफिशियली हमें पता चल जाएगा कि एक्सचेंज रेट कब कम होता है और कब बढ़ता है. सो अगेन वी हैव टू ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स. दिस इज़ डिमांड ऑफ डॉलर्स, दिस इज़ सप्लाई ऑफ डॉलर्स, और एक्स पे हम क्वान्टिटी ऑफ डॉलर्स लिख रहे हैं, और वाई पे हम लिख रहे हैं एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर अगेंस्ट पाक रुपीज़. तो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं, दिस इज़ इक्विलिब्रियम पोजिशन. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज सेट एट क्यू, और एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर इज़ 280 रुपीज़ पर डॉलर. अब अगर डॉलर की डिमांड कम हो जाए किसी भी वजह से, लेट्स से कि डॉलर इंटरेस्ट रेट कम ऑफर कर रहे हैं, या यूएसए की एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, तो डॉलर की डिमांड भी कम हो जाएगी. या फिर डॉलर के बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी वैल्यू ओवर टाइम डिक्रीज़ होने का चांस है, एज अ रिज़ल्ट स्पेकुलेट किया जा रहा है, स्पेकुलेशन की बेस पे भी इसकी डिमांड कम हो जाएगी. ओके, सो इस ग्राफ के हिसाब से डिक्रीज इन डिमांड ऑफ डॉलर
basically shifted equilibrium to E1 where exchange rate of dollar decreased to 250 rupees per dollar. तो यहाँ पे डॉलर की वैल्यू कम होगी because now $1 can purchase less quantity of Pak rupees. इसी तरह से the second reason is increase in supply of dollars. अगर supply of dollar increase करेगी तो basic principle है कि supply of dollar का ग्राफ आपका right को shift हो जाएगा. अब यहाँ पे like this is demand of dollar, this is supply of dollar and equilibrium takes place at E जहाँ पे exchange rate of $1 is equal to 280 rupees per dollar और Y पे हम exchange rate ले रहे हैं और X पे हमारे पास quantity of dollars आ जाएगा and quantity is Q. अब अगर supply of dollar increase करेगी then supply of dollar curve will shift to the right और बेसिक प्रिंसिपल है राइज करें तो राइट को जाते हैं, फॉल करें तो लेफ़्ट को जाते हैं. सो इक्विलिब्रियम हमारे पास अब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा E1 पे एंड एज अ रिज़ल्ट क्वांटिटी विल इंक्रीज टू Q1. लेकिन आपका जो एक्सचेंज रेट है वो 280 से 250 रुपीज़ पर डॉलर पे आ जाएगा. सो अगेन डेप्रिशिएशन ऑफ डॉलर हुई है. इसके अगेंस्ट अप्रिशिएशन ऑफ डॉलर कब होगी या करेंसी की अप्रिशिएशन कब होगी उसको भी हम देख लेते हैं. इसी चीज़ को रिवर्स कर लें. पहली रीज़न होती है राइज इन डिमांड ऑफ डॉलर. अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाए, डिमांड ऑफ डॉलर जिस भी करेंसी की हम बात करें क्योंकि यहाँ बेसिक अजम्पशन में डॉलर की लेके चल रहा हूँ तो डॉलर को ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ. सो डॉलर की अगर डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ डॉलर को राइट को शिफ्ट हो जाएगा एंड एज अ रिज़ल्ट डॉलर जो है उसकी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट कर जाएगी. सो ऑन एक्स वी हैव लाइक क्वांटिटी ऑफ डॉलर, दिस इज़ डिमांड ऑफ डॉलर, दिस इज़ सप्लाई ऑफ डॉलर. इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस एट ई जहाँ पे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो है दैट इज़ 280 रुपीज़ पर डॉलर और इधर हम ले रहे हैं एक्सचेंज रेट और ये हमारे पास आ जाता है क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स. अब अगर डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम D टू D1 और इक्विलिब्रियम विल मूव टू E1 जहाँ पे आपके पास जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का वो 290 रुपीज़ पर डॉलर पे चला जाएगा और क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी Q1 तक. सो अब $1 ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ पाक रुपीज़ बाय कर सकता है. पहले 280 बाय कर सकता था, अब 290. तो डॉलर क्या हुआ यहाँ पे अप्रिशिएट कर गया, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर गई अगेंस्ट पाक रुपीज़. दूसरी रीज़न है डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ डॉलर्स. अगर सप्लाई ऑफ डॉलर्स कम होगी तब भी डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी. अगेन बेसिक हम इक्विलिब्रियम की डायग्राम बनाएंगे. सो दिस इज़ डिमांड ऑफ डॉलर, दिस इज़ सप्लाई ऑफ डॉलर. इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ ई पे है और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल बी 280 रुपीज़ पर डॉलर और वाई पे हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट ले रहे हैं और एक्स पे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स है. ओके, सो अगर अब आपके पास सप्लाई ऑफ डॉलर्स कम हो जाएगी तो बेसिक रूल है सप्लाई कम हो तो लेफ़्ट को शिफ्ट हो जाती है. सो न्यू सप्लाई का विल बी S1 और एज अ रिज़ल्ट इक्विलिब्रियम विल मूव टू E1 जहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 280 टू 290 रुपीज़. ये 290 रुपीज़ ऊपर मैंने लिखा है. सो दिस इज़ न्यू क्वांटिटी Q1. सो अगेन $1 पहले 280 का था, अब 290 का हो गया तो डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट करेगी. और डिमांड डॉलर की बढ़ती क्यों है? बेसिकली जब डॉलर ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करेगा तो हर कोई डॉलर में सेव करने के लिए डॉलर बाय करता है. इसी तरह से अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा हो, स्पेकुलेट किया जा रहा हो कि डॉलर की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो लोग अगेन डॉलर की डिमांड को बढ़ा देते हैं. इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी ऑन आउटपुट एंड इन्फ्लेशन. नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये देखिए, डेप्रिशिएशन जब होती है तो इसके लिए आप बेसिक एक्रोनिम में यूज़ करता हूँ डेक एंड डाई का. यहाँ पे डेक जो है दैट इज़ बेसिकली द एब्रीवेशन फॉर लाइक डेप्रिशिएशन मेक्स एक्सपोर्ट्स चीपर. आई एम यूजिंग E for exports and C for cheaper. So whenever there is fall in value of currency, exports get cheaper. So it means कि price of exports कम हो जाएगी. PX price of exports के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ. बेसिक लॉ ऑफ डिमांड का रूल है कि जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. सो क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स विल राइज. अब अगर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स जो होगा दैट विल आल्सो इंक्रीज. ओके, सो डाई जो है दिस इज़ बेसिकली एक्रोनिम यूज फॉर के डेप्रिशिएशन मेक्स इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव. ठीक है, सो इट मीन्स के जो इम्पोर्ट्स हैं उनकी प्राइस बढ़ जाती है. सो प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स इंक्रीजेज व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीजेज.
बेसिक रूल है डिमांड एंड सप्लाई का कि जब प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, दैट विल डिक्रीज़। जब आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग ज़्यादा हो, इम्पोर्ट पेमेंट कम हो, तो इससे आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में चला जाता है, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स करेंगे x माइनस एम, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, इम्पोर्ट्स कम होंगी। अब जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्ट्स कम है तो ये आपके ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड को जाके इन्फ्लुएंस करेंगे। सो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये x माइनस एम बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। जब ये इंक्रीज़ करेगा ओवरऑल, यानी इनकी जो नेट वैल्यू बढ़ेगी, तो राइट हैंड साइड बढ़ने से लेफ़्ट हैंड साइड भी इंक्रीज़ होती है। ये बेसिक रूल है मैथ का। अब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट को शिफ्ट हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड सप्लाई का फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए हम x पे रियल जीडीपी लिखते हैं और y पे हम लिखते हैं प्राइस लेवल। सिर्फ प्राइस नहीं लिख सकते, प्राइस लेवल लिखना होता है। ओके, सो क्योंकि ये एवरेज प्राइसेस होती हैं। एग्रीगेट सप्लाई को थोड़ा सा आपको पहले हॉरिजॉन्टल फिर पॉजिटिव और फिर इस तरह वर्टिकल बनाना होता है, और जो एग्रीगेट डिमांड है उसको आप नेगेटिवली स्लोप बनाते हैं। जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करें ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, इक्विलिब्रियम जीडीपी y होगा और इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल p होगा। अब जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होने से राइट को मूव करती है AD से AD1 की तरफ, इक्विलिब्रियम E से E1 पे चला जाएगा, रियल जीडीपी Y से Y1 पे चला जाएगा और प्राइस लेवल P से P1 तक चला जाएगा। यहाँ से हमें इस ग्राफ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि इससे जीडीपी बढ़ा है। जब जीडीपी बढ़ता है तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट भी कंट्री में बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट विल आल्सो इंक्रीज़। और ज़ाहिर है एग्रीगेट डिमांड तो यहाँ पे ऑलरेडी हाई हो चुकी है। अब आपके पास प्राइस लेवल पे क्या इम्पैक्ट है, प्राइस लेवल बढ़ गया। जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगी। हम यूजिंग DPI फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये कोई स्टैंडर्ड एब्रीवेशन नहीं है, वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब आते हैं अप्रिशिएशन ऑफ करेंसी का क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर। सारा कुछ रिवर्स होता जाएगा जो अभी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स आपके पास कम हो रही थी तो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगी। बेसिक रूल है, अगर एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाएं तो एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट से आने वाला रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। इंपोर्ट प्राइसेस आपकी कम हो जाएंगी। बेसिक डिमांड का रूल है कि इंपोर्ट अगर सस्ती हो जाए तो इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो अब अगर एक्सपोर्ट अर्निंग कम होगी, इंपोर्ट पेमेंट बढ़ गई है, तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डेफिसिट में चला जाएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट हम x माइनस एम से बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसका आंसर नेगेटिव आएगा, यानी इंपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, तो x माइनस एम फॉल करेगा। अगेन बेसिक एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला यूज़ कर लें, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर ये x माइनस एम नीचे आ रहा है ओवरऑल तो ये एग्रीगेट डिमांड भी नीचे आ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड नीचे आएगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन साथ में जीडीपी भी कम हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, लेकिन नुकसान ये है कि इससे ग्रोथ रुक जाती है। कैसे, इसको हम ग्राफ पे अगेन प्लॉट करेंगे। ये जो ग्राफ था इसी को हम रिवर्स कर देंगे। आपके पास एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की लाइंस आपको ड्रॉ करनी होंगी। एग्रीगेट सप्लाई आप उसी तरह से ड्रॉ कर लें कि थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल फिर पॉजिटिव फिर वर्टिकल कर दें ऐसे, और एग्रीगेट डिमांड ऐसे आपके पास नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। जहाँ पे दोनों मीट करेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट E होगा, दिस इज़ E, और रियल जीडीपी आपके पास y है, x पे हम लोग ले रहे होते हैं रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी y है एंड प्राइस लेवल इज़ P, और y पे हम क्या ले रहे हैं, प्राइस लेवल। अब जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो बेसिक लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का फिनोमेना है कि एग्रीगेट डिमांड कब हमारा लेफ़्ट को शिफ्ट हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन आपकी E1 पे आ जाएगी, जहाँ पे रियल जीडीपी कम हो गया और प्राइस लेवल भी कम हो गया। प्राइस P से P1 तक डिक्रीज़ हो गई। जब प्राइस कम होती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहाँ पे कम हो रही है, क्योंकि डिमांड की वजह से हुआ है प्राइस का डिक्रीज़। रियल जीडीपी हमारे पास कम हो रहा है तो ग्रोथ कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, जीडीपी कम होगा और एम्प्लॉयमेंट कम होगी। सो इसका नुकसान ये हुआ कि ग्रोथ रुक गई और एम्प्लॉयमेंट कम होगी, लेकिन फ़ायदा ये हुआ डिमांड पुल इन्फ्लेशन
आपकी कंट्रोल होगी, कम होगी। अब अगर हम वापस जाएं उस क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा था, तो अब आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो आपके पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो यहाँ पे बेसिक टर्म्स यूज़ हो रही हैं। जैसे सबसे पहले आप एक्सचेंज रेट को डिफ़ाइन कर देंगे, फिर उसके बाद फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को डिफ़ाइन कर देंगे, फिर आप डेप्रिशिएशन का बताएंगे क्या होती है, फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, ठीक है। और उसके बाद जो है आप बताएंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। कॉजेज़ में आपके पास यही 2 चीज़ें आ जाएंगी डेप्रिशिएशन की, कि डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए। ये वाले जो 2 ग्राफ्स हैं आप बना देंगे। और रीज़न होती है डिमांड कम हो जाती है जब करेंसी इंटरेस्ट रेट कम ऑफर कर रही हो, या फिर कंट्री की एक्सपोर्ट्स कम हो जाए। लास्ट हमारे पास चीज़ है कि क्या ये हमेशा बेनिफिशियल होगी डेप्रिशिएशन। तो बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसकी वजह से ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। ये वाला ग्राफ आपके पास आ जाएगा कि इससे चूँकि डेप्रिशिएशन से ग्रोथ बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है, तो ये फ़ायदा है। एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, ये भी फ़ायदा है। प्राइस लेवल हमारे पास डिक्रीज़ होते हैं, इंक्रीज़ होता है, तो ये इसका नुकसान है। तो अब आप बताएंगे कि इट इज़ बेनिफिशियल बट नॉट ऑलवेज, इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस बिकॉज इट कॉजेज़ राइज इन इन्फ्लेशन। तो अब आप इसका कंक्लूजन लिख के तो इस आंसर को क्लोज कर देंगे। कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि इन कंक्लूजन इट इज़ बेनिफिशियल बिकॉज इट इंक्रीजेज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, बट इट इज़ हार्मफुल बिकॉज इट इंक्रीजेज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इफ़ डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रीपिंग नेचर का हो तो वो भी इतना कोई हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन अगर हाइपर नेचर का होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होगा। सो इसको यहीं पे मैं क्लास को एंड करूँगा। इंशाल्लाह सी यू विद द नेक्स्ट लेसन सून। अल्लाह हाफिज़।